वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले हमने क्लास में कार्यपालिका और विधायिका के बारे में चर्चा की थी। इसी के तहत हम आज न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारी जो सिस्टम चलता है भारत में, उसका तीसरा पिलर है। हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में कुछ बातें। सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में मैंने पहले ही बताया था। 1935 अधिनियम से इसे लाया गया था, भारत शासन अधिनियम। तो भारत में उसी के तहत इसे लाया गया, तो जिसमें हम देखते हैं कि भारत में 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का, जो वर्तमान में दिल्ली में है। यह भारत का, यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही लाया गया है। संघीय न्यायालय का जो उत्तराधिकारी है, उस समय जो 1935 में जो सर्वोच्च न्यायालय लाया गया था, उसी का ये क्या है, एक उत्तराधिकारी के तौर पे काम कर रहा है। जैसे पहले ये कलकत्ता में हुआ करता था, उसके बाद मुंबई दिल्ली लेके आया गया, तो उसी का ये क्या है, उत्तराधिकारी है। उच्चतम न्यायालय जो है वो ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल के स्थान को ग्रहण किया हुआ है। अब इसके बारे में देखते हैं कि वर्तमान में इसके कौन से अनुच्छेद के तहत ये लाया गया है। तो भारत के संविधान के भाग 5 में इसके बारे में पूरे वर्णन किया गया है। इसी में अनुच्छेद 124 से 147, ये आपको याद रखना है, 124 से 147 तक की उच्चतम न्यायालय के गठन की बात है, शक्तियों की बात है, कार्यक्षेत्र, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, इन सभी का उल्लेख इसी अनुच्छेद में किया गया है। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है, वो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है। 33 न्यायाधीश है सामान्य और एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 33 सामान्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिला के 34 न्यायाधीश, जिसे 2019 में ही लाया गया। इससे पहले ये संख्या 31 हुआ करती थी, जिसे 2009 के केंद्र सरकार ने बढ़ाया था। 2009 में क्या किया था, पहले क्या 26 हुआ करती थी, उससे 2009 में बढ़ा के 31 कर दिया, और वर्तमान 2019 में इसे पिछले वर्ष ही किया गया 34 उच्च न्यायालय, जिसमें 34 जो न्यायाधीशों की संख्या है वो, इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी अन्य हैं। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं इसकी कुछ अन्य बातें, जो सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण नियुक्तियां या इससे संबंधित कुछ बातें हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो यहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति आपने इससे पहले भी कहीं पढ़ा होगा बचपन में क्लास में, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है, उसे जो उच्चतम न्यायाधीश हैं, जो उसे नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश, जितने भी इसमें जो न्यायाधीश हैं, वो इसको लाया कैसे जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी सलाह के बाद करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, किसी भी न्यायाधीश को अगर बनाना है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी नियुक्ति के लिए अन्य न्यायाधीश होंगे, उनकी सलाह लेनी पड़ेगी। जो उच्च न्यायालय हैं उनकी सलाह, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ उनको सलाह लेनी है, किसी राष्ट्रपति को। ठीक है, इस प्रकार जब इसकी नियुक्ति कर दी जाती है, उच्च न्यायालय के जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कर दी जाती है, तो उनकी सलाह के बाद फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसी के बारे में दिया है कि मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। ये सिर्फ परामर्श है, जो राष्ट्रपति जी हैं उनके लिए ये बाध्यकारी नहीं है, उनकी इच्छा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वैसे संविधान में इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन ये सब कुछ होता नहीं है। जो वर्तमान की जो जिनकी सत्ता होती है केंद्र में, उन्हीं के आधार पर सब सिस्टम चलता है। न्यायाधीशों की अर्हताएँ जो है कुछ, ये तो सबसे कॉमन है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सभी के पास होता है, सभी जानते हैं। किसी उच्च न्यायालय, कोई भी जो हाई कोर्ट है, उसमें कम से कम 5 वर्ष के लिए क्या न्यायाधीश होना चाहिए, 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, या किसी उच्च न्यायालय में या किसी विभिन्न न्यायालयों में कुल मिलाकर 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए। 10 वर्ष तक कोई आदमी, अगर कोई व्यक्ति वकालत कर चुका है किसी न्यायालय में, तो वह वहाँ पे न्यायाधीश बनने के काबिल हो सकता है। और अन्य एक बात यह है कि राष्ट्रपति के मत में कोई सम्मानित व्यक्ति क्या, न्यायवादी होना चाहिए। न्यायवादी कोई विशेष वकील होता है, न्यायवादी होता है, वो जिसे राष्ट्रपति जानता हो उसके कार्यों के आधार पर, तो वो उसे नियुक्त कर सकता है। ठीक है,
ये कुछ अर्हताएं हैं जिसको ध्यान में रखकर उसकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शपथ प्रतिज्ञा। शपथ कैसे लेगा? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, या राष्ट्रपति किसी सदस्य को नियुक्त कर दे शपथ दिलाने के लिए तो उसके समक्ष वो शपथ ले सकता है। कार्यकाल की बातें क्या है? संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जितने भी हैं उनके कार्यकाल को तो तय नहीं किया गया है, एकदम स्पष्टता तय नहीं किया है, फिर भी इसमें कुछ तीन उपबंध किए गए हैं। वो उपबंध निम्न प्रकार से हैं कि वो जो 65 वर्ष, ये आपको 65 वर्ष याद रखना है, ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र जब तक नहीं दे देता, या तो 65 वर्ष हो गया या उससे पहले कभी लिखित त्यागपत्र दे दे, तब भी वो अपने पद से हट सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। अगर संसद उसे हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लेकर आ जाती है, उसके बाद उसे हटाया जा सकता है। अब वो किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इसकी बातें हैं कुछ विशेष, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यायाधीशों को पद से जो हटाने का कार्य कुछ इस प्रकार होगा। यदि लोकसभा के 100 सदस्य, या लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य, दोनों में से कोई भी ये प्रक्रिया ला सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रस्ताव है लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। उनके हस्ताक्षर होने चाहिए और वो अपने अध्यक्ष या सभापति के पास उसे पेश करेंगे। जब अध्यक्ष या सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले या वापस भी कर सकता है, स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यदि ऐसा होता है कि स्वीकार कर लेता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? 3 सदस्यीय समिति गठित करनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर महाभियोग की प्रक्रिया लगानी है तो गठन तो करना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो उसकी जांच के लिए कि जो उसके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सत्य हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। उसमें कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जिसके ऊपर भी लगा होगा उसी के अगेंस्ट। जैसे मुख्य न्यायाधीश में लगा है तो कोई उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश है, उसे गठित किया गया है, तो कोई न्यायाधीश हो सकता है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इतने सारे उच्च न्यायालय हैं, किसी भी एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ले सकते हैं, या प्रतिष्ठित न्यायवादी। न्यायवादी मतलब एक साधारण से वकील समझ लीजिए, ठीक है, वो होना चाहिए। ये 3 लोग होंगे और उसकी पूरी जांच करेंगे। अगर जांच में सही पाया गया, कोई व्यक्ति है, दुर्व्यवहार का मामला है, दोषी है, अगर वो सही पाया जाता है तो इसमें क्या होगा? इस सदन में से प्रस्तावित करना पड़ेगा, और सदन में जाने के बाद प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, मतलब विशेष बहुमत से, 2/3 मतलब विशेष बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। दोनों में अलग अलग पास होना चाहिए, और दोनों में जब पास हो जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तब फिर वो जो जिसे पारित किया गया है उसे हम राष्ट्रपति के समक्ष पेश करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें हटाने के लिए पत्र जारी करेगा। तो इस प्रकार से हटाने की कुछ प्रक्रिया होती है। एग्जाम में ये जो प्रक्रिया है, 3 सदस्यीय, कितने सदस्य होना चाहिए, यही सब बातें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं न्यायालय की स्वतंत्रता। जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वतंत्र है, हमारे देश में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है, और उसके कुछ अन्य कार्य हैं स्वतंत्रता के आधार पर। हम देखते हैं कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में बहस नहीं हो सकती, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, मतलब न्यायाधीश है, आप समझिए साधारण सी बात कि कोई आप न्यायाधीश में हैं, न्यायाधीश बने हुए हैं, और आप किसी सांसद या किसी व्यक्ति के प्रति कोई दोष सिद्ध होता है, आप उसमें कोई सजा सुना देते हैं, चूँकि वो सांसद है तो उसके अन्य साथी लोग इस पर बहस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ये संविधान में ही दिया गया है कि आचरण के संसद में बहस नहीं किया जा सकता न्यायाधीशों के आचरण के ऊपर। और संचित निधि से व्यय, जो हमारे न्यायाधीश हैं उनके बारे में, जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं उन सभी का जितना भी व्यय है, वेतन भत्ते हों या जो भी उनके ऊपर जो पैसे जो व्यय होते हैं, वो सारा कुछ संचित निधि से ही होगा। संसद द्वारा इस पर मतदान नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि असंचित निधि से हो रहा है तो संसद इसमें मतदान करके उसे हटाने का प्रावधान करे, या इस प्रकार से ऐसी कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। और इसमें भले ही चर्चा की जा सकती है लेकिन इसे हटाया नहीं जा सकता, मतदान नहीं करेंगे, मतदान का बिल्कुल अधिकार नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है। वकालत पर रोक, जितने भी हमारे उच्च न्यायालय के जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं,
अगर वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें कहीं भी अन्य जगह पे वकालत करने का अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? या हो ऐसा आप सोचिए कि ऐसा हो सकता है कि कोई अपने भविष्य को देखते हुए कुछ ऐसा निर्णय सुना दे और बाद में कहीं वकालत करने लगे जिसका आधार क्या पेश करे कि उस समय के तत्कालीन न्यायालय ने ये सजा इन पर ये वाली बात रखी थी। इस प्रकार से अपने फायदे को देखकर कोई सजा या कुछ ऐसा वकालत ना कर ले, इसके लिए देखने के लिए हम क्या करते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर पूर्णतः रोक लगा दी जाती है। मतलब एक बार सेवानिवृत्त हो गया तो वो न्यायालय संबंधी कोई काम नहीं करेगा। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। अगर न्यायालय को किसी भी कोई केस आता है, उसका कोई फैसला सुनाता है, तो उस पर अगर कोई व्यक्ति टीका टिप्पणी करता है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी अवमानना के आधार पर दंड देने का अधिकार रखता है। ठीक है, ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। अपना स्टाफ नियुक्त करने की उसे शक्ति है। जितने भी न्यायालय में काम करेंगे उसमें कौन कौन काम करेगा ये स्वतंत्र है, इसे संसद की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। अब संसद जो है इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। अब ऐसा नहीं है कि संसद में बैठे हुए लोग न्यायपालिका को ही उसके क्षेत्र को कटौती कर दे कि आप इस राज्य में न्याय क्षेत्र में नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। वो पूरे संपूर्ण भारत को देखेंगे। बढ़ाया जा सकता है लेकिन संसद इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक है, इसका कार्यपालिका से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता। ये अपने स्वतंत्र कार्य करेगा और ना ही कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करेगा। लेकिन यदि उसे कभी ऐसा लगता है कि व्यक्तियों के मूल अधिकार पर अंकुश लगाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में यह स्वविवेक से काम कर सकता है या स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई ऐसा फैसला सुना सकता है जो हो सकता है संसद के लिए विवाद का कारण बन सके। उसके बाद हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय की कुछ शक्तियां। इस शक्तियों में देखेंगे मूल क्षेत्राधिकार। इसका मूल क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ पे? या तो केंद्र और राज्यों के मध्य कोई विवाद हो गया हो ऐसी स्थिति में, या कभी केंद्र सरकार ऐसा बिल लेकर आ जाए जो अन्य किसी भी राज्य में स्वीकार्य ना हो। मतलब सभी राज्य, जितने राज्य हैं वो सब एक साइड हो जाए और केंद्र सरकार एक तरफ हो जाए, तो ऐसे विवादों को निपटाने का काम करेगा। या दो से अधिक जो राज्य हैं, मतलब दो राज्यों के मध्य विवाद हो, ऐसे को भी निपटारा करने की न्यायालय की विशेष क्षेत्राधिकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। मैंने आपको पहले ही मूल अधिकार में जो बताया था, परमादेश, अधिकार परीक्षा वगैरह, ये जो जितने भी आदेश हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर किसी को किसी उच्च न्यायालय में मौत की सज़ा सुना दी गई हो, कोई अन्य सज़ा सुना दी गई हो और उसे वह संतुष्ट ना हो अपने उस सज़ा से, तो वह अपील कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, चाहे वो दीवानी हो चाहे फौजदारी, कोई भी मामला हो उसमें अपील करने का क्षेत्राधिकार होता है। उसके बाद सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार होता है। वो किसी भी मामले में अपने जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे सलाह ले सकता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सलाह ले सकता है, मानने के लिए बाध्यकारी बिल्कुल नहीं होता राष्ट्रपति। अभिलेखों का न्यायालय है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अगर उसे कहीं लगता है कि उसके द्वारा कोई दिए हुए निर्णय, पूर्व में कभी निर्णय दिए वो गलत है, तो वो फिर से उस जो निर्णय दिया था उस पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य हो सकता है। तो वो क्या है? न्यायिक समीक्षा का शक्ति होती है। अन्य शक्तियां जैसे निर्वाचन संबंधी, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी अन्य सदस्य के ऐसे संबंधित चुनाव संबंधित मामले आते हैं तो उसके निर्वाचन संबंधी मामलों को निपटान करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है। चाहे वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या कोई अन्य अध्यक्ष हो, उनके व्यवहार की जांच आदि ये सारे कार्य करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की ये विभिन्न बातें थी जो आपके एग्जाम में आती है। इसे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं और इनके क्षेत्राधिकार, इनके कर्तव्य, कार्य सभी आपको याद रखने हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई, इसे आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको करंट अफेयर और ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हम चलते हैं, नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।